हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में अर्थशास्त्र पर अर्थात भारतीय अर्थशास्त्र पर हमारा डिस्कस चल रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न पत्र सेकंड है दोस्तों हमारे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा लेक्चर होने जा रहा है 11, लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम आज बात करेंगे कृषि विपणन की, जिसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस पूरी क्या है ये, कृषि विपणन किसे कहते हैं, क्या है ये विपणन प्रक्रिया, इसको हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। अभी तक के बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, काफी सभी को जो है एक डाउट बना होगा, क्योंकि शब्द दोस्तों थोड़ा ऐसे ही है जिनका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है अर्थशास्त्र में। शब्दावली अगर आपकी क्लियर है, कंप्लीट है, तो आपको पूरी इकोनॉमी समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और हम अपने लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज्यादा विशेष जो हमारा फोकस होता है वो इन शब्दावलियों पर ही होता है, जिससे कि हम आपको शब्दावलियों का अर्थ समझाते चले व्यवहारिक रूप से, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट शेष ना बचे। और इस सब के अलावा दोस्तों, वैसे तो हम सारी क्लासेस जितनी भी बीए की क्लासेस है सभी के सभी पूरी निःशुल्क रूप से और पूरे विस्तार पूर्वक लाते हैं। यूट्यूब पर दोस्तों एक तरह से आप खुद सर्च कर सकते हैं, जितनी भी बीए की क्लासेस है, कोई भी दोस्तों कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं है जो आपको पूरे विस्तार से बीए के सभी सब्जेक्टों को पढ़ा रहा हो। ठीक है, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी बीए के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं वो जान ले कि हम इस सेशन पर सभी क्लासेस को पूरे विस्तार से पढ़ाने के साथ ही साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है दोस्तों, तो हम आपके साथ में पूरी तरह से कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे कि आप किसी भी डाउट को हमारे साथ में डिस्कस कर सके। इसके लिए हम आपको व्हाट्सएप कॉल और आदि की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि एक ऑनलाइन ऐसी क्लासेस जहां पर एक टीचर आपके सामने साथ में हमेशा बना हुआ है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में 3 साल तक दोस्तों, जब तक आपका बीए कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले दोस्तों प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। सभी सब्जेक्टों पर सभी विषयों की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। चैनल को ओके करें, चैनल के अंदर जाए, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मतलब ये कि अलग अलग लिस्ट बना दी गई है, जिसमें सभी सब्जेक्ट अलग अलग रूप से वहां पर आपको जो फाइल के रूप में देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है ना सामने, ये फाइल इस प्रकार, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, इस प्रकार से अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप अपने क्लास के अनुसार, आप अगर बीए फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर की, सबके अलग अलग क्लास के हिसाब से प्लेलिस्ट है। उसको जाकर के आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के कंटिन्यूअसली उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। सभी टॉपिक पढ़ा दोस्तों, कोई भी टॉपिक यहाँ छोड़ा नहीं जाता है, हर टॉपिक पर पूरे विस्तार से ही डिस्कस किया जाता है। इस सबके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप डिस्प्ले हो रहे हैं। टेलीग्राम पर लिंक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जिसे ज्वाइन कर लेंगे तो दोस्तों वहां पर आपको सभी क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का सेशन, जिसमें दोस्तों आज बात करेंगे हम कृषि विपणन पर, जो कि हमारे सेकेंड यूनिट का लास्ट थर्ड टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जान लेते हैं अपने लेक्चर का सारांश क्या है आज का। आज के इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अर्थ की, अर्थात कृषि विपणन क्या होता है, इसके अर्थ की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस कृषि विपणन की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में समस्या क्या क्या है, हमारे भारत में कृषि विपणन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना इस प्रक्रिया को करना पड़ता है, और इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार किस किस प्रकार का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि विपणन के अर्थ के बारे में। देखिए, कृषि विपणन को पहले आप व्यवहारिक रूप से समझे, इसको ज्यादा डिफिकल्ट रूप से न लें, कोई विशेष शब्द नहीं है। ये पहली बार हो सकता है, कई सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको डाउट जा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल कृषि विपणन क्या होता है, किसान की जब फसल उगकर या पूरी तरह बिकने के लिए तैयार हो जाती है, किसान की जो फसल होती है वो पूरी तरह बिकने के लिए जब तैयार हो जाती है दोस्तों, तो उस फसल को किसान के घर से या खलियान से मार्केट या मंडी तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है,
जितने भी संसाधन उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जितना भी उसको खर्च होता है, जो भी कार्य होते हैं किसान के घर से लेकर मंडी तक उस फसल को लाने में, जितनी भी जो पूरी प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया कृषि विपणन के नाम से जानी जाती है। क्लियर हुआ है? तो कृषि विपणन को एक प्रकार से हम एक शब्द में मार्केटिंग कह सकते हैं दोस्तों, मार्केटिंग। ठीक है, तो किसान की तैयार फसल को मार्केट तक लाने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया कृषि विपणन के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना? चलिए अब आप स्लाइड पर आएंगे तो अब आपको पूरी ये स्लाइड समझ आती चली जाएगी। कृषि विपणन, कृषि विपणन कृषि उत्पादन को खेत से बाजार तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, समझ चुके हैं आप अच्छे से। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कृषि उपज को अर्थात फसल को ही एकत्रित करना। अब देखिए जरा दोस्तों, फसल तैयार हुई, उस फसल को पूरा एकत्रित करने से स्टार्ट होती है ये प्रक्रिया, है ना? और उनका श्रेणीकरण करना, अलग अलग फसल है तो अलग अलग प्रकार से, अच्छी फसल को अलग, थोड़ी मीडियम को अलग, इस प्रकार से श्रेणीकरण करना तथा प्रमाणीकरण करना, उन्हें बेचने के लिए मंडी या बाजारों तक ले जाना, उनकी बिक्री करना, ये सबका सब कृषि विपणन ही कहलाता है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें कि भारत में कृषि विपणन गांवों में, देखिए भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी की स्थिति जो है, काफी समय से, अभी सिर्फ अभी से ही नहीं बल्कि काफी समय से हमारे भारत के किसानों की एक बड़ी समस्या रहती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं। उनकी समस्या क्या होती है कि बहुत सारे किसान अपनी फसलों को मंडी तक ही नहीं पहुंचाते दोस्तों। बहुत कम लोग मंडी तक जा पाते हैं, बल्कि वो जो लोकल मार्केट होते हैं, है ना, जो व्यापारी होते हैं, जो फसलों को, है ना, मार्केट के बाजार में खरीदते हैं, उनको ही वो फसल तुलवा देते हैं, उनको फसल बेच देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे किसान मंडियों तक नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो विपणन है, कृषि विपणन, गांवों में सीधी बिक्री या हाट बाजार, मेलों में, मंडियों में, इस प्रकार से किया जाता है। ये कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना? इनके अलावा सरकारी समितियों में भी दोस्तों अब ये अनाज बेचा जाने लगा है। सरकार की ओर से कुछ प्रयास ऐसे किए गए जिससे किसानों की स्थिति थोड़ी सी उज्जवल हो जाए, थोड़ी अच्छी हो जाए। जैसे कि हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था हरित क्रांति को, है ना, उसमें सब कुछ देखा था हमने कि सरकार ने कैसे कैसे प्रयास किए हैं किसानों की स्थिति को उच्च बनाने के लिए, ऊंचा स्तर उठाने के लिए। तो वो सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही दोस्तों यहाँ पर एक एमएसपी की व्यवस्था की गई थी किसानों के लिए, एमएसपी की। ठीक है, जिसमें की सरकारी समितियां बना दी गई। सरकारी समितियों किसानों को कहा गया कि भैया आपके फसल का दाम चाहे मंडियों में कुछ भी हो, आपकी फसलों का हम एक निश्चित दाम देंगे। सरकार ने कहा हम निश्चित दाम देंगे, तो अपनी फसल को सरकारी समितियों में बेचिए, जिससे कि आप उचित दाम अपनी फसलों का लें, है ना? तो इस हेतु सरकार ने भी एक अच्छा प्रयास किया है किसानों के लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हुआ हमारा अर्थ। में मानता हूं इस बात को कि व्यवहारिक रूप से समझने के बाद में आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है इन सब चीजों में, है ना? तो वैसे तो हमारी क्लासेस इसी नाम से ही चलती है दोस्तों, कि व्यवहारिक अध्ययन हमारा होता है। व्यवहारिक रूप से जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस प्रकार से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं व्यवहारिक रूप से किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को, उस कारण से ही हम आज इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं और आप लोगों के द्वारा हमारी क्लासेस इसीलिए इतनी ज्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, और डाटा भी हम आपको इसी प्रकार का प्रोवाइड करते हैं। चलो बाकी की बातें सब हम लास्ट में करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा, इस जो कृषि विपणन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें समस्याएं कौन कौन सी आती है, इसमें किस किस प्रकार की समस्या आती है। तो उन समस्याओं के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि लगभग 8 से 10 पॉइंट होंगे दोस्तों। 8 पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं। 8 पॉइंट है। मध्यस्थों की अधिकता। देखिए सबसे ज्यादा जो समस्या है किसानों की, किसानों की भी, लेकिन किसानों की कौन सी? विपणन से संबंधित किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या कौन सी इनके सामने? मध्यस्थों की। कौन से? मध्यस्थों की अधिकता। जो दलाल होते हैं दोस्तों, मंडियों से लेकर के, मतलब किसान का जो फसल होती है उसको खरीद कर पुनः बेचने वाले को ही हम दलाल कहते हैं। जहां एक एजेंट होता है मंडियों में, हर मंडी में पाए जाते हैं एजेंट। ठीक है, तो दलालों की अर्थात मध्यस्थों की एक विशेष बहुत ज्यादा अधिकता होती है, जिससे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। मंडियों की कुछ कुरीतियां भी होती, मंडियों के कुछ अनसन नियम भी होते हैं, कुछ गलत नियम भी होते हैं जो किसानों के विपक्ष में होते हैं।
है ना। बाजारों में जो है बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है किसानों के द्वारा। इसके अलावा भंडार सुविधाओं का अभाव है। इनको एक एक करके हम अंदर डिस्कस करेंगे। परिवहन सुविधाओं का अभाव, वित्तीय सुविधाओं का अभाव, उपज की घटिया किस्म, कृषि अधिक का भी कम हो जाना, ये सारी बातों को चलो अब एक एक करके हम अंदर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट वन बाय वन करके क्लियर होते चले जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में कृषि विपणन की समस्याएं। दोस्तों कृषि विपणन की समस्याओं पर अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। इसमें 8 पॉइंट जो हमने अभी स्लाइड में देखे हैं, उन 8 पॉइंटों पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसमें समझेंगे कि किस प्रकार की समस्या है और उनको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रयास अभी तक किए गए हैं, और इन सब के अलावा भी व्यवहारिक रूप से कौन कौन से सुझाव इनको दूर करने के लिए दिए जा सकते हैं। ये 3 प्रकार के टॉपिकों पर हमारी और चर्चा होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समस्या। तो किस प्रकार की समस्या है दोस्तों? समस्याओं के अंतर्गत जैसे देखिए, मध्यस्थों की अधिकता। मध्यस्थों की अधिकता दोस्तों स्लाइड में आपको कई प्रकार से दिए गए हैं। मध्यस्थ जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों कि गांवों के मध्यस्थ मतलब ये होता है कि किसान और उपभोक्ता के बीच में जितने भी लोग जो किसान की फसल खरीद के और मार्केट में बेचते हैं, बड़े दामों पर जो है बड़ी कंपनियों को सेल करते हैं, या जितने भी मध्यस्थ होते हैं किसान और उपभोक्ता के बीच वाले, उन सबको दोस्तों हम यहाँ मध्यस्थ या दलाल के नाम से जानते हैं, एजेंटों के नाम से जानते हैं। जिसके अंतर्गत गांव का साहूकार, महाजन, घूमता फिरता व्यापारी या इस प्रकार के थोक व्यापारी या खेरची वाले व्यापारी जो होते हैं, ये सब जो है इनके मध्यस्थों के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो मध्यस्थों की बड़ी समस्या एक भारतीय किसान के साथ या भारतीय कृषि विपणन की समस्या के साथ बनी रहती है, जिसके कारण से किसान का प्रॉफिट मारा जाता है, मतलब किसान को कम बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मंडियों की क्रोतियां। तो मंडियों की क्रोतियां भी किसान के जो लाभ होता है, किसान का कृषि जो लाभ होता है उसे कम करने में भूमिका निभाती है ये, मतलब किसान के कृषि लाभ को प्रभावित करने में भी जो है इसका विशेष हाथ होता है। किसका? मंडी की क्रोति, मतलब मंडी के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो किसान के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं। मतलब मंडियों में फसल बेचने के लिए भी किसान कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ चार्जेस देने होते हैं, है ना। कई प्रकार की उनकी एक जो है कुछ नियम ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे लगभग लगभग किसानों का शोषण ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइड पर देखेंगे दोस्तों, बाजार व्यय में बाहुल्य। बाजार व्यय में बाहुल्य मतलब ये सिंपल सी बात है कि मंडियों में जब किसान जो है अपना अनाज बेचने के लिए जाता है दोस्तों, तो मंडी में भी इतना चार्ज उससे वसूल किया जाता है, विभिन्न विभिन्न जो है चार्जेस के नाम से, कि किसान को जो है फसल बेचने से पहले ही काफी सारा जो चार्जेस उनको देना पड़ता है, जो कि किसान अर्थात चाहे वो कितनी भी फसल लेकर आया हुआ हो, तो उससे अगर किसी मंडी में उसे अपनी फसल बेचनी है, अगर किसान को अगर मंडी में अपनी फसल बेचना है, तो उससे विभिन्न प्रकार के व्यय से गुजरना पड़ेगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के खर्चे जो भी उसके चार्जेस होते हैं मंडियों के, वो किसान को देने पड़ते हैं, जिससे किसान की आय में कमी होती है। और ये भी एक प्रमुख समस्या है कृषि विपणन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है भंडार सुविधाओं का अभाव। तो दोस्तों इसमें जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किसान की जो फसल होती है किसान की जो फसल होती है, तो भारत में अधिकतम किसान ऐसे हैं जो फसल इधर खेत में उत्पादित हुई और हैंड टू हैंड मंडियों में ले जाकर बेच देते हैं, हाथों हाथ मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, चाहे मंडी में उस वक्त उस फसल का कुछ भी दाम चल रहा हो, कुछ भी रेट चल रहा हो, उसी रेट में बेचना पड़ता है। और बेचने का कारण क्या है दोस्तों, कि उस किसान के पास में उस जो फसल है उसकी उस फसल को रखने की व्यवस्था नहीं है, भंडार नहीं है उसके पास रखने के लिए, और ना ही सरकार ने कोई ऐसे विशेष प्रकार के भंडारों की व्यवस्था कर रखी है जिसमें किसान अपनी फसल को संभाल के रख सके। तो किसान को कम दामों पर ही अपनी फसल को बेचना होता है, जिसका लाभ मध्यस्थ उठाते हैं, वो किसानों से फसल खरीद के और अब उस फसल को तब तक अपने भंडार गृह में संभाल के रखते हैं जब तक उस फसल का दाम ना बढ़ जाए, जब तक कि उसकी फसल जो है अच्छे दामों में उनकी ना बिके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, वो लाभ किसको मिल रहा है यहाँ पर? अब मध्यस्थों को मिल रहा है ना। चलिए, तो इसके लिए भी सरकार को तो उचित कदम उठाना चाहिए भंडार गृह के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, परिवहन सुविधाओं का अभाव। इससे आप भली भांति परिचित हैं कि गांव गांव तक जो है हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश होने के साथ ही साथ में गांव प्रधान देश भी है। गांव का एक देश कहा जाता है भारत,
ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन के जो भी दोस्तों संसाधन है या जो रोड व्यवस्था है, वो पर्याप्त रूप से और उचित नहीं है, जिस कारण से दोस्तों किसानों को अपना अनाज मंडियों तक पहुंचाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक हेवी जो मतलब ज्यादा हेवी चार्जेस का सामना करते हुए उनकी जो आय में कमी होती है, उस आय का हर्जाना दोस्तों उनको स्वयं भुगतना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय सुविधाओं का अभाव। वित्तीय सुविधाओं के अभाव के अंतर्गत आप भली भांति जानते हैं कि जो किसान है, देखिए आज हमारी बैंकों से लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन किसके लिए दोस्तों? जो उसका पास एक नौकरी पेशा हो, या जो एक बड़ा उद्योगपति होगा, या बड़ा एक बिजनेसमैन होगा, या सरकारी सेवा में कार्यरत होगा, तो वो चुटकियों में लोन ले सकता है। लेकिन जब वही बात करें हम कि किसान के लोन की दोस्तों, तो किसान को जो है अपनी चप्पलें घिस जाती है उसकी लोन बैंकों के चक्कर काटते काटते, लेकिन उसका लोन पास नहीं हो पाता है ना। लोन पास नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार की समस्या सभी किसानों को फेस करनी होती है। तो सरकार को इस क्षेत्र में भी उचित कदम उठाना चाहिए, या फिर कुछ बैंकों का इस बैंकों की ऐसी शाखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ये चलो हम उसकी समस्याओं का जब समाधान में बात करेंगे, सुझाव पर बात करेंगे, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वित्तीय सुविधाओं का अभाव है, किसानों को वित्तीय सुविधाओं का जो है पूर्णतः अभाव है, उनका वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है किसानों को, है ना। जो कि इनकी जो विपणन व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था में जो विपणन व्यवस्था है, उसमें एक बाधा उत्पन्न करती है ये। नेक्स्ट पॉइंट है उपज की घटिया किस्म। हालांकि हम इसको घटिया नहीं बोल सकते हैं, हाँ ये बोलेंगे दोस्तों कि देखिए भारत के जो किसान है, हमारे किसान भाई है, वो आज भी अधिकतम किसान आज भी दोस्तों परंपरागत रूप से कृषि करते हैं, परंपरागत विधियों के रूप से कृषि करते हैं, और वो उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है कि अधिकतम किसानों के पास में दोस्तों 2 एकड़ से कम जमीन है। अब 2 एकड़ से कम जमीन अगर होगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जमीन में, वही बड़े बड़े संसाधन यांत्रिक जो यंत्र है ना, आधुनिक यंत्र है कृषि करने के, उनको परचेस नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो जब उनका परचेस नहीं कर पाएंगे तो वो आधुनिक तौर तरीकों से कृषि भी नहीं कर पाएंगे, इस कारण से उन्हें परंपरागत रूप से कृषि करनी पड़ती है। और जब वो लोग परंपरागत रूप से कृषि करते हैं दोस्तों, तो उनका उत्पादन भी कम होता है, और कम होने के साथ ही साथ में उसकी जो किस्म होती है उत्पादन की, वो किस्म मतलब गुणवत्ता, वो भी कम रहती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृषि आधिक्य का कम होना। परंपरागत रूप से कृषि करने के कारण कृषि आधिक्य में भी कमी आएगी। कृषि आधिक्य का मतलब क्या होता है भाई? अपना भरण पोषण करने के बाद में जो बचता है उसी को हम कृषि आधिक्य बोलते हैं। ठीक है ना, कि इतनी फसल का उत्पादन एक किसान कर ले जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करने के बाद में उसके पास जो फसल बची है वो उसे बाजार में बेचे, तो वो जो बची हुई फसल है उसी को हम कृषि आधिक्य कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये समस्याओं पर डिस्कस तो हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसको दूर करने के उपायों पर, कि इस प्रकार दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके तहत भी दोस्तों हम 6 पॉइंट पर बात करेंगे। 6 पॉइंटों के माध्यम से इसको पूरा विस्तार से समझेंगे कि किस किस प्रकार से जो है इनको दूर किया जा सकता है। हालांकि विस्तार मतलब देखिए, जहां आवश्यक लगता है, जहां थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट होता है, मैं वहां टाइम लेकर के आपको समझाता हूं। लेकिन जहां मुझे लगता है कि एकदम आसान है, समझाने जैसा कुछ है नहीं दोस्तों, मैं फट से जल्दी से स्पीड से निकल लेता हूं, जैसे कि मैं अभी निकला हूं समस्याओं पर डिस्कस करते हुए। ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट तो बहुत है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूजन भरा नहीं था, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आप आसानी से एक बार पढ़ के ही समझ सकते हैं, स्लाइड में एकदम सिंपल भाषा में यह दिया गया था। ठीक है। चलिए तो 6 पॉइंटों पर दोस्तों नियमित रूप से डिस्कस कर लेते हैं। दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय, इसमें सबसे पहला उपाय है नियमित बाजारों में बिक्री। नियमित बाजारों में बिक्री, तो किसान अपने कृषि उत्पाद की बिक्री सहकारी विपणन समिति के माध्यम से नियमित बाजारों में करके मंडियों की कुरीतियों से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे मध्यस्थों की श्रृंखला भी छोटी हो जाएगी। देखिए कितना शानदार सुझाव दिया गया पहला ही, कि किसानों की जो विपणन की समस्या है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसको दूर करने का एक शानदार उपाय ये हो सकता है कि जो बाजार जहां पर ये फसल बेचते हैं, तो उस फसल में दोस्तों ये मंडी का सहारा ना लेते हुए जो सरकार सहकारी समितियां बना दी जाती है, सहकारी समितियां जो सरकारी नियमों के आधार पर चलती है, उन सहकारी समितियों में भी किसान अपनी फसल बेच करके, जैसे कि एमएसपी, आप जानते होंगे एमएसपी के बारे में, है ना, जिस पर काफी ज्यादा अभी विवाद भी हुआ था। तो एमएसपी जैसी सुविधा सरकार के द्वारा लाई गई है, उनमें फसल अपनी बेच करके और जो है मंडी की जो अनुचित प्रक्रिया है उनसे वो छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना, एक मिनट।
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण। श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण। यदि किसान सहकारी विपणन के माध्यम से अपनी उपज बेचता है तो सरकारी विपणन समिति उच्च उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण करके बेचती है, जिससे किसान को उसकी उपज का अधिक मूल्य मिलता है। मतलब ये है कि जो भी किसान के पास फसल है, जितनी भी फसल है दोस्तों, वो उसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता है मंडियों में। तो इसके लिए एक अच्छा सुझाव ये दिया गया है कि उन्हीं फसलों को अगर किसान सहकारी समितियों में बेचते हैं तो जो सहकारी समितियां हैं वो उन विभिन्न फसलों का प्रमाणीकरण करके और श्रेणीकरण, मतलब कि किस किस किस्म की कैसी कैसी फसल है उसको अलग अलग करके उसको श्रेणीकरण करना होता है, बोला जाता है श्रेणीकरण करना। इसके अलावा प्रमाणीकरण करके जो है वो आगे भेजेगी, जिससे कि उसका उचित मूल्य मिलता है। और जब सहकारी समितियों को उचित मूल्य मिलेगा तो किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भंडारण। जो अभी हमने समस्याओं में देखा था कि भंडारण की एक बड़ी समस्या है किसानों के पास में, जिस कारण से वो इनको होल्ड, अपनी फसल को होल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर किसानों के पास में भंडारण की समस्या नहीं होती तो वो अपनी फसल को तब तक रोक के रख सकता था जब तक कि बाजार में उसका उचित मूल्य उसे ना मिल जाए। ठीक है ना। तो भंडारण की समस्या होने के कारण ही किसान को खेत से सीधे मंडियों का सफर करना होता है। जैसे फसल तैयार होती है तो खेत से ही फसल को भर के और सीधा मंडियों में पहुंच जाता है, जिससे उसको उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में या उसके आसपास जहां पर ये व्यवस्था की जानी चाहिए भंडार गृह की, भंडार गृह बनाए जाने चाहिए, या फिर जो है उनको किराए से लेकर के किसानों के लिए अलॉट उनको किया जाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करेंगे परिवहन सुविधाओं की। तो परिवहन सुविधाओं में भी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। अगर परिवहन सुविधाएं उचित होगी तो किसान अपने आसपास के लोकल क्षेत्र में ना बेचते हुए उचित स्थान पर, अर्थात ऐसी मंडियों में ऐसी जगह पर अपनी फसल बेच पाएगा जहां उसे उचित दाम, उसके उचित कृषि का जो उचित दाम होता है वो दाम मिल सके। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मूल्य। मूल्य, किसानों को मूल्य की जानकारी का अभाव रहता है। सरकारी समितियां अपने सदस्यों को मूल्य की जानकारी देकर उनकी सहायता कर सकती है। ठीक है। अब बताइए यार, इनमें कुछ समझाने जैसा कुछ है क्या? स्पष्ट कर रखा है, स्पष्ट लिख रखा है, जो मैं आपसे मुंह से बोल रहा हूँ वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। वित्त की व्यवस्था, भाई किसानों के सामने एक वित्त की समस्या है तो इसको तो आप स्वयं से भी कर सकते हो। भाई वित्त की समस्या है तो वित्त की समस्या कैसे दूर की जा सकती है? भाई सरकार कुछ ऐसे कार्य करे या बैंकों को निर्देश दे या फिर कुछ ऐसी अलग से ब्रांचेस डलवा दे जो सिर्फ किसानों को लोन देने संबंधित हो, है ना। तो इस प्रकार के, हालांकि सरकार ने काफी प्रयास किए भी हैं, कई प्रकार के कृषि लोन चलाए हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी दोस्तों इस प्रकार की जो योजनाएं आने के बाद भी किसानों को, जो छोटे किसान हैं, जो कृषि भूमिहीन किसान है, उनको लोन नहीं मिल पाता है। लोन कौन ले पाता है? जिसके पास भूमि है वो लोन ले पाएगा, या जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा भूमि है वो आसानी से लोन ले लेगा। लेकिन जिसके पास में 2 एकड़ से कम जमीन है या फिर जो उसके पास में भूमि है ही नहीं, तो ऐसे किसान ऋण नहीं ले पाते हैं। तो उनकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए जिससे कि किसानों का ये दुख दूर हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट में बात करेंगे कि सरकार क्या प्रयास इसके अंतर्गत कर रही है, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठा रही है या अभी तक उठाए हैं। चलिए दोस्तों फटाफट स्लाइड पर आ जाइए, जरा स्लाइड के माध्यम से समझने का इसको प्रयास करें। सरकार ने कृषि वस्तुओं के वर्ग विभाजन तथा मानकीकरण के लिए बहुत से कार्य किए हैं। सरकार ने कृषि वस्तुओं के वर्ग विभाजन के लिए, मतलब उसकी ग्रांडिंग करने के लिए, है ना, कई सारे कार्य किए। जैसे कृषि उपज अधिनियम के अधीन घी, आटा, अंडे आदि वस्तुओं के लिए वर्ग विभाजन केंद्र स्थापित किए हैं। जैसे कि कुछ फसलें ऐसी है, कुछ फसलें, कृषि फसलें ऐसी है जिनका एक वर्ग या ग्रांडिंग की गई है, वर्ग विभाजन किया गया है, उसको एक मार्क दिया गया है, एक मार्क दिया गया है, मतलब उसकी एक ब्रांड अलग से बना दी गई है ना। काय के लिए की गई है? ताकि किसानों को इससे लूटा ना जाए। ठीक है ना। जैसे यहां पर जो बताया कि घी, कौन कौन? घी, आटा और अंडे, इस 3 की ग्रांडिंग की गई है और एक मार्क दिया गया है, कई वस्तुओं को एक मार्क दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार इन वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है और इनके लिए अच्छी कीमत भी किसानों को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है देश में दोस्तों 7060 अधिनियम नियमित मंडियां कार्यरत है।
अभी भी देश में लगभग दोस्तों 7,000 से भी ज्यादा मंडियां कार्यरत है। यह अनुमान है कि कुल कृषि उपज के लगभग 70% का क्रय विक्रय इन मंडियों में ही होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि मंडियों की व्यवस्था सरकार ने काफी सारी कर रखी है। 7,000 से ज्यादा मंडियां अभी संचालित है, कार्य कर रही है, जिसमें 70% किसान जो है अपनी कृषि फसल इन मंडियों में बेचते हैं। तो फिर सवाल उठता है 30% किसान जो है मंडियों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? ठीक है ना। तो जो नहीं पहुंच पाते उन्हीं की समस्या की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार ने कस्बों तथा ग्रामों में भंडारण सुविधाओं को भी उन्नत करने के लिए कार्य किया है। जैसे 1957 में कृषि भंडारण के लिए केंद्रीय भंडार निगम की स्थापना। दोस्तों देखिए, इस प्रकार कई निगमों की स्थापना होती जरूर है, लेकिन वो कागजों अर्थात की फाइल में ही उनकी स्थापना होकर रह जाती है, वास्तविक रूप को कभी धारण कर ही नहीं पाती है ना। तो हालांकि ठीक है, केंद्रीय भंडार निगम की स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों ये किसानों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाई, जो कि आज तक भी नहीं है। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों में राज्य भंडारण निगम स्थापित किए गए। केंद्र में तो किया गया था, उसके अलावा राज्यों में भी कुछ ऐसे भंडारण निगम जो थे वो स्थापित किए गए थे। आज भारतीय खाद्य निगम देश के विभिन्न भागों में गोदामों के एक जाल का निर्माण कर रहा है। तो ये इस प्रकार के कुछ आश्वासन हम इनको कह सकते हैं। ऐसे आश्वासन हम इनको, सरकार के कुछ आश्वासन इनको कह सकते हैं। हालांकि ये होते किसानों के लिए ही है और किसानों को इनका लाभ मिलता भी है, लेकिन दोस्तों अधिकतम लाभ जो मिलना शुरू होता है ना, वो कहाँ शुरू होता है? जो बड़े किसान होते हैं ना, प्रत्येक सरकार की योजनाओं का लाभ जो है शुरू होता है कहां से? कि बड़े किसानों से, जिनको आवश्यकता नहीं है। सरकार की जो नीतियां होती है, हमारे सरकार की, भारत सरकार की जो नीतियां होती है ना, उसकी सबसे बड़ी अपंगता की अगर हम बात करें तो यही अपंगता है। कौन सी अपंगता? कि जब भी हम कोई सुविधा देने जाते हैं ना, चाहे वो अल्पसंख्यकों को देने जाए, चाहे हम पिछड़े वर्ग को देने जाए, चाहे हम किसानों को देने जाए, चाहे किसी को भी दोस्तों, किसी को भी, चाहे बॉर्डर पे लड़ रहे सैनिक को कोई सुविधा देने जाएंगे ना, तो भी उसका लाभ मिलने की जो शुरुआत होगी ना, वो टॉप से होती है। कहां से? टॉप से होती है। और आप जानते हैं दोस्तों, जो टॉप का व्यक्ति होता है उसे उन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आवश्यकता होती है उसके सबसे निम्न व्यक्ति की, सबसे प्रथम व्यक्ति की, लेकिन वहां तक वो सुविधा पहुंच ही नहीं पाती है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं, लेकिन सरकार अपना प्रयास करती है, कंटिन्यूसली करती है, लेकिन अपनी ही नीतियों का संचालन करने में सरकार विफल रहती है। ठीक है। नहीं तो दोस्तों इतने सारे अधिनियम आते हैं, इतनी सारी योजनाएं आती है, जितनी भारत में संसद जितनी योजना बनाकर लेकर आती है ना, शायद किसी देश में इतनी योजनाएं आए, लेकिन वो योजनाएं आती है, कुछ समय कार्य करती है और पता नहीं कहां ऐसे विलीन हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता। जैसे कोई सरस्वती नदी हो, कहां गायब हो गई पता ही नहीं चला, है ना। इसी प्रकार से हमारी सरकार की योजनाएं भी दोस्तों 1-2 महीने बाद में ऐसी विलीन होती है कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में क्या, किसानों में कृषि संबंधी सूचना के प्रसारण के लिए सरकार रेडियो तथा टेलीविजन का प्रयोग भी कर रही है। नेक्स्ट है, विशिष्ट बोर्डों की स्थापना। सरकार ने कुछ बोर्डों की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने रबर, कॉफी, चाय, तंबाकू, गरम मसाले, नारियल, तिलहन, वनस्पति तेल आदि के बारे में विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित किए हैं। पॉइंट नंबर 7, हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड ने न केवल ऑपरेशन फ्लड में सहायता की, बल्कि ये तेल और अन्य कृषि, दोस्तों को पढ़ते रहना यार, वो सिंपल है, कुछ भी इसमें बताने लायक कुछ है नहीं है, कुछ भी बताने लगे। कृषि वस्तुओं में निर्यात को बढ़ावा देना, तो सरकार के कुछ कदम है जो सरकार ने उठाए हैं। देखिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सरकारी प्रयास भी बताने, इसमें से 4 से 5 प्रयास आप देख लेना, है ना, इससे ज्यादा कुछ उसमें पूछा नहीं जाएगा। बाकी देखिए, सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं, ये हाँ जरूरी है, पता होना चाहिए हमको, लेकिन उसका पक्ष विपक्ष भी अगर आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ पूरे टॉपिक में था, तो वो टॉपिक में इंपॉर्टेंट दोस्तों यही हो कि विपणन का मतलब क्या होता है, इसके अलावा इसका महत्व क्या है, दूसरी बात इसकी समस्याएं क्या है, कि भाई क्या समस्या है विपणन व्यवस्था में, और इस समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, आपके सुझाव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, क्या कदम उठाए इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो ये आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना। मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर ही रहा हूं टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ते रहना। ठीक है ना। इस पर मुझे लगता नहीं कि डिस्कस करना मतलब कि, है ना। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा सरकारी ये जो कृषि विपणन वाला कंसेप्ट था, क्लियर, टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यंत्रीकरण पर। तो दोस्तों आधुनिक कृषि में परंपरागत कृषि में क्या डिफरेंस हो सकता, क्या डिफरेंस था,
क्या कारण थे कि परंपरागत कृषि के द्वारा हम इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे जिससे हम सिर्फ भारतीयों का पेट भर पाए, इतना भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि खाने के लिए हमें अनाज दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा था, खरीदना पड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ ऐसा हरित क्रांति के द्वारा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के आने से भारत में इतना उत्पादन होने लगा कि हम स्वयं तो ठीक है, बाकी हम अन्य देशों को भी अब कृषि फसलों को जो है निर्यात कर रहे हैं अर्थात बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कृषि यंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है। कितना आवश्यक होगा कितना नहीं होगा ये भी मैं आपको हमेशा बताता ही चलता हूं। जो आवश्यक नहीं होता है मैं आपको एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड तो कर देता हूं, लेकिन मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूं, जैसे कि मैंने अभी सरकारी प्रयासों को छोड़ा है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग 4 से 5 आप उसमें से कंसेप्ट याद भी रख लीजिएगा। सरकार ने इस क्षेत्र में ये पहल की है, ठीक है ना, लेकिन इतना ज्यादा समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कृषि यंत्रीकरण पर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के लिए दोस्तों जल्दी तैयार रहना, बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं ये सेशन सभी, और जो हमारी कंप्लीट अर्थशास्त्र है इसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, है ना, इसमें ज्यादा केप अप नहीं देंगे। इतिहास वालों के लिए भी बता रहा हूं मैं, जिनका इतिहास है वो भी ध्यान दे, उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे और साथ में अर्थशास्त्र को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।